तो देखो, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट और आइकॉनिक मूवी कौन सी है, तो सभी लोग बिना सोचे समझे एंड गेम को ही चूज करेंगे, क्योंकि एंड गेम मूवी कोई मूवी नहीं थी बल्कि वो 10 साल की स्टोरी थी जिसको मार्वल वालों ने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था। क्योंकि एंड गेम मूवी में वो सारी चीज देखने के लिए मिली थी जो कि शायद फैंस ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, चाहे वो टोनी स्टार्क का आइकॉनिक डायलॉग हो या फिर टोनी स्टार्क का स्नैपी क्यों ना हो, जिससे हाफ पॉपुलेशन रिवर्स हुई थी। और फिर इसके बाद अपने कैप्टन भैया का और स्टार्ट हो जाता, जहाँ पर वो अवेंजर्स असेंबल बोलते हैं और आइकॉनिक डायलॉग क्रिएट कर देते हैं। बट इन सभी चीजों को देखने के बाद हम यहाँ पर फिर भी एक चीज मिस कर देते हैं, एंड वो चीज है डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल खोल के हर सुपर हीरो को एंड बैटल में ला दिया था, जिसके बाद थेनोस की बिगर बैटल हुई थी जिसको हम एंड गेम से जानते हैं। बट मैं आप सबसे ये कहूँ कि ये आइकॉनिक एंड गेम मूवी वो थी नहीं जिसको एक्चुअली में एंड गेम मूवी बोलकर फाइनल किया गया था। ये वो सेकंड मूवी थी जिसको एक्चुअली में स्क्रैप में डाला जा रहा था। तो देखो, ये वाली बात वहां से निकल कर आती है जहां पर मार्वल के सभी टॉप डायरेक्टर्स एंड गेम मूवी के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हर डायरेक्टर एंड गेम के अलग स्टोरी बता रहा था, जिसमें से एक स्टोरी फाइनल हुई थी जिसमें ऑल 6 एवेंजर्स की डेथ होने वाली थी, जिससे यहाँ पर टोनी की डेथ और भी काफी क्रेजी तरीके से होने वाली थी। और यहाँ पर ओरिजिनल एंड गेम की बात करें तो इसमें निक फ्यूरी की डेथ हो जाती, नताशा और भी काफी ब्रूटल तरीके से मरने वाली थी। और जो टाइम स्टोन और टाइम ट्रेवल हमें एंड गेम में दिखाया गया था वो ओरिजिनल एंड गेम में कुछ और डिफरेंट तरीके से था। और एंड गेम की फाइनल बैटल में जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल सीन दिखाए गए थे वो एक्चुअली में ओरिजिनल फाइनल बैटल में थे ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस की एक ही आइकॉनिक फाइट दिखाई गई थी वो ओरिजिनल फाइनल बैटल में काफी बिगर एंड मल्टीपल्स फाइट होने वाली थी, जो पहली फाइट थी और बिगर हो सकती थी। बट डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसा नहीं हुआ और एक स्क्रैप मूवी को जिसको हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया था उसी को एक आइकॉनिक मूवी बना दिया गया। तो देखो, इस सब की स्टार्टिंग एंड गेम की स्क्रिप्ट से हो गई थी, जो कि इन्फिनिटी वॉर से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, जहाँ पर केविन फाइगी ने इसके लिए एक आइडिया भी दिया था, एंड वो आइडिया था टॉय 3। जिसे टॉय 3 का तुम्हें एक फ्रोजन वाला सीन याद हो, यहाँ पर सभी कैरेक्टर एक साथ हाथ पकड़कर खत्म होने वाले। और ये सीन टॉय 3 मूवी का एक आइकॉनिक सीन था जिसको केविन फाइगी ने इमोशनल के तौर पर फाइनल किया गया था एंड गेम फाइनल मूवी के लिए, जहाँ पर सभी कैरेक्टर सभी स्टोन्स को लेकर एक साथ खत्म होने वाले थे, जिससे एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट होने वाली थी। जिससे केविन फाइगी एंड गेम की फाइनल बैटल टॉय 3 की इंस्पिरेशन लेके लिखने वाले थे। बट जब उन्होंने रूसो ब्रदर्स से बात करी तो ये प्लान उन्हें ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने बताया था कि जिन कैरेक्टर्स को फैंस 10 से 11 साल से देखते आ रहे हैं और उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक ही मूवी में जब उनको खत्म कर दिया जाएगा तो ये मूवी इमोशनल मूवी नहीं बल्कि मार्वल हिस्ट्री की सबसे ड्रॉप एंड डब मूवी होगी। जिससे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि रूसो ब्रदर्स को पता था कि फैंस एक्चुअली में क्या देखना चाहते हैं, जिससे उन्हें इमोशनल कैरेक्टर तो देना ही था बट उन नताशा को डेथ देकर, ना कि सभी कैरेक्टर्स को खत्म कर। क्योंकि एंड गेम मूवी में जब सभी कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती तो वो आइकॉनिक स्टोरी टेलिंग नहीं बनती बल्कि वो बन जाती ओल्ड कैरेक्टर डेथ स्टोरी टेलिंग। और इसी चीज को रूसो ब्रदर्स ने चेंज कर दिया, क्योंकि रूसो ब्रदर्स को पता था कि हर कैरेक्टर को अलग एंडिंग दी जाएगी तो हर कैरेक्टर की डेथ अलग ऑडियंस को इफेक्ट डालेगी। और इसी वजह से उन्होंने हर कैरेक्टर की लाइव स्टडी करी एंड उन्हीं को वही काम दिया एंड वही स्टोरी एंड दी जो कि एक्चुअली उनकी लाइफ डिजर्व करती थी। जिससे हमें टोनी की बात करें तो टोनी को सभी लोग घमंडी, रोमी और बिलियनियर टाइप का बंदा समझते थे, जो कि धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस भी जोड़ रहा था। और इसी चीज को देखते हुए एंड में उसे सबके लिए सेक्रीफाइस लाइफ दी गई। और इसके बाद कैप्टन की बात करें तो कैप्टन की स्टोरी ओरिजिनल एंड गेम मूवी में टोनी के साथ ही खत्म होने वाली थी, जो कि टोनी के लिए तो ठीक था बट कैप्टन के लिए ये अनफेयर था, क्योंकि कैप्टन हमेशा से एक डिसिप्लिन बंदा रहा है, जहाँ पर इसने सब कुछ पहले ही सेक्रीफाइस कर दिया था। जैसे कैप्टन ने आर्मी ज्वाइन करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था और प्लेन में बैठकर ह्यूमंस को बचाने के लिए अपनी ऑलमोस्ट लाइफ को सेक्रीफाइस कर ही दिया था, जहाँ पर कैप्टन 70 साल तक बर्फ में जमा रहा। मतलब ये मान के चलो कि कैप्टन ने वो सब छोड़ दिया जो कि एक्चुअली में कैप्टन डिजर्व करता था। तो इस वजह से रूसो ब्रदर्स को कैप्टन की ये स्टोरी पसंद नहीं आई एंड उन्होंने एंड गेम में कैप्टन को वो दिया जो कि एक्चुअली में कैप्टन एंड सीन पर डिजर्व करता था, मतलब पास्ट में जाकर पैगी के साथ हैप्पी लाइफ। तो देखो, यहाँ पर कैप्टन को तो हैप्पी एंडिंग मिल गई, बट फिर इसके बाद बात निकल कर आती है मार्वल के सबसे बड़े और आइकॉनिक कैरेक्टर के बारे में, जो कि मार्वल को इतना आगे लेके गया, एंड वो कैरेक्टर था टोनी स्टार्क। तो देखो, ये वाली बात तो ऑलमोस्ट सबको पता चल गई थी कि एंड गेम मूवी में किसी एक बिग कैरेक्टर की एंडिंग होने वाली है, बट वो टोनी स्टार्क नहीं था। हाँ, यकीन करो, एक्चुअली हमको टोनी स्टार्क था ही नहीं, वो कोई और कैरेक्टर था जो कि एक्चुअली में मार्वल तो गुड बाय बोलने वाला था। क्योंकि टोनी भैया का सीन तो यही था कि जहाँ पर हल्क ने स्नैप करा था वहाँ पर टोनी भैया स्नैप करते और उसके बाद हाफ पॉपुलेशन रिवर्स हो जाती और वहाँ पर अपने टोनी भैया सेक्रीफाइस भी कर जाते। बट जब थेनोस एंट्री मारता वहाँ पर हल्क स्नैप करता
और उसके बाद बूम, मतलब हल्क स्नैप में गायब हो जाता। और इसी वजह से एंड गेम में जो बिगर कैरेक्टर का ड्रॉप होने वाला या डेथ होने वाली थी वो हल्क होता, ना कि टोनी स्टार्क। बट ये स्टोरी जो ऐड हो गई थी या फिर जो सीन एक्चुअली में शूट हो गया था, बट ये वाला सीन ना तो रूसो ब्रदर्स को पसंद आया था, ना उनकी टीम को पसंद आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये कुछ लोगों को भी दिखाया गया था, जिससे वहाँ पर ये सीन इम्पोर्टेंट था, इमोशनल भी था, बट उतना इफेक्ट नहीं मिल रहा था या फिर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था जो रूसो ब्रदर्स चाहते थे। तो इस वजह से यहाँ पर रूसो ब्रदर्स ने हल्क को हटाकर आयरन मैन को रख दिया और आयरन मैन की एंडिंग को शूट कर लिया गया। बट इसकी एंडिंग में भी बहुत सारी चीजें मिसिंग थी और इसी वजह से ये सीन परफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि रूसो ब्रदर्स का मानना था कि जब हम मार्वल के इतने बड़े और आइकॉनिक कैरेक्टर को एंडिंग दे रहे हैं तो उसकी एंडिंग इतनी परफेक्ट और इतनी आइकॉनिक होनी चाहिए जिसको कुछ सालों तक याद रखा जा सके। और इसी वजह से हम टोनी स्टार्क को सैक्रिफाइस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस वजह से रूसो ब्रदर्स ने टोनी स्टार्क की लाइफ को रिवर्स करा और वहाँ पर वो सारी चीजें नोटिस करी जो कि एक्चुअली में टोनी स्टार्क से कनेक्टेड थी। और वहाँ पर उनको मिला टोनी स्टार्क का एक आइकॉनिक डायलॉग जो कि आज भी सबको याद था, एंड वो डायलॉग था। और इसी डायलॉग के साथ टोनी स्टार्क का स्नैप और एंड गेम का फाइनल सीन शूट कर लिया गया, जो कि इतना परफेक्ट और इतना आइकॉनिक बना, जो कि एंड गेम के इतने साल बाद भी हम सबको याद है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ जो कि टोनी स्टार्क से कनेक्टेड है बट बहुत क्रेजी है, जिससे टोनी स्टार्क का एंड गेम का आई एम आयरन मैन वाला आइकॉनिक डायलॉग मूवी कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 महीने बाद शूट किया गया था, मतलब मूवी में ऐड किया गया था। मतलब ये मान के चलो कि आरडीजे जो कि एंड गेम मूवी के टाइम पर सबसे गुड बाय बोल चुके हैं, गुड बाय साइन भी ले चुके हैं, मतलब अपनी लाइफ भी कंटिन्यू कर चुके हैं। और आयरन मैन के कैरेक्टर को जो कि उन्होंने 10 साल तक एकदम आइकॉनिक के तौर पर प्ले करा था, उस कैरेक्टर को अपने माइंड से भी बाहर निकाल चुके हैं। बट 3 महीने बाद उनके पास दोबारा कॉल आता है एंड ये बोला जाता है कि तुम्हें दोबारा से सूट पाना पड़ेगा, एंड जो कैरेक्टर तुम अपने माइंड से निकाल चुके हो उसका सूट दोबारा से पहनकर और वही फील लाकर एक्चुअली में आई एम आयरन मैन बोलना पड़ेगा। और उसके बाद मार्वल में फिर से गुड बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आयरन मैन के लिए बहुत क्रेजी थी, जो कि आयरन मैन मतलब आरडीजे ने एक इंटरव्यू में बताया भी था, जहां पर उन्होंने बोला था कि मैं ऑलमोस्ट आयरन मैन के कैरेक्टर को भूल चुका था, बट कुछ टाइम बाद मेरे पास कॉल आता है एंड आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बोला जाता है, जिससे मैं वहाँ पर इमोशनल हो जाता हूँ एंड मैं चाहता था कि आयरन मैन का कैरेक्टर खत्म ही ना हो। बट जो स्टोरी लिखी है जिस तरीके के एंड है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं दोबारा सूट पर गया और वही आइकॉनिक सूट पहना और उसे पहनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। और उसके बाद मैंने वो चीज की जो कि एक्चुअली में मार्वल वाले चाहते थे। और देखो यहाँ पर टोनी स्टार्क को और ज्यादा इमोशनल करने वाली बात ये है कि टोनी स्टार्क ने आई एम आयरन मैन वाला जो एंड गेम में फाइनल सीन दिखाया जाने वाला था, ये सीन एक्चुअली में उस स्टूडियो में शूट किया गया था जहाँ पर टोनी स्टार्क स्टार्टिंग में आयरन मैन का ऑडिशन देने आए थे। मतलब जहाँ से आयरन मैन की स्टार्टिंग हुई थी उसी स्टूडियो में आयरन मैन का एंडिंग भी सीन था। और इस चीज को देखकर और फील कर आरडीजे और ज्यादा भावुक हो गए थे। और इसी वजह से एंड गेम में जो टोनी स्टार्क का इतना नेचुरल जो लुक देखने के लिए मिला है आई एम आयरन मैन के सीन में, वो एक्चुअली में रियल था, क्योंकि उनको पता था कि अब सच में टोनी स्टार्क का एंड होने वाला है। तो इसके बाद अब बात करते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जो कि एवेंजर्स की टीम का मेन पार्ट था। मतलब ये नहीं होता तो एवेंजर्स साथ में आकर फाइट नहीं करते और ना ही कभी एवेंजर्स की टीम क्रिएट हो पाती। और ये बंदा है एक्चुअली में निक फ्यूरी, जिससे निक फ्यूरी को हम आज के टाइम में देखते हैं कि निक फ्यूरी के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है और ये कहीं ना कहीं मरने से बच ही जाता है। बट एंड गेम में ऐसा नहीं होने वाला था, बल्कि नताशा और टोनी स्टार्क के साथ निक फ्यूरी भी टपकने वाला था और ये डेथ बहुत ब्रूटली तरीके से होने वाली थी। एक्चुअली में ये सीन इस तरीके से क्रिएट होने वाला था जहाँ पर थैनोस की ब्लैक ऑर्डर की टीम निक फ्यूरी के ऊपर अटैक कर दी थी, जहाँ पर कॉर्ब ग्लिस आकर जिससे निक फ्यूरी की कमर में बड़ा सा वेपन घुस देता है, जिसके बाद निक फ्यूरी वहाँ पर बहुत चलाता है, बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाता है, मतलब इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद कॉर्ब ग्लिस उस वेपन को निकालता और फिर उसके बाद उसके चेस्ट में वो वेपन घुस देता है, जिसके बाद निक फ्यूरी की एक्चुअली में वहाँ पर डेथ हो जाती है। जिससे निक फ्यूरी की डेथ के बारे में जब सबको पता चलता है तो एक्चुअली में किसी को ट्रस्ट ही नहीं होता है कि निक फ्यूरी मर गया, क्योंकि निक फ्यूरी वो कैरेक्टर था जो हमेशा प्रॉब्लम से बच ही जाता था, मतलब कभी मरता ही नहीं था। बट एंड गेम में निक फ्यूरी टपक जाता है थैनोस की ब्लैक ऑर्डर की कमांडोज के हाथों और ये चीज एक्चुअली में डिक्लेयर कर दी है कैप्टन मार्वल। मतलब कैप्टन मार्वल के आंखों के सामने निक फ्यूरी मरता है एंड ये चीज कैप्टन मार्वल वहाँ पे देखती है और कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी को बचाती नहीं है। और वो कैप्टन मार्वल ही होती है जो कि अवेंजर्स को बताती है कि एक्चुअली में निक फ्यूरी टपक चुका है। तो इसके बाद अब बात करते हो सीन
के बारे में जो कि कैप्टन फैंस के लिए बहुत एपिक सीन था एंड वो सीन था कैप्टन होल्ड द म्यूनियर। तो देखो ये सीन कैप्टन के अवेंजर्स असेंबल के बाद सेकंड सबसे एपिक सीन था और चाहे वो कैप्टन का फैन हो या ना हो ये सीन सबको पसंद आया था। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट निकल कर आता है एंड वो ट्विस्ट ये है कि जब ये वाला सीन सबको बताया था तो हर किसी ने इसे रिजेक्ट करा था, क्योंकि एक सवाल हमेशा निकल कर आता है कि एक्चुअली में कैप्टन क्या म्यूनियर उठाने के लिए हमेशा से वर्दी था या नहीं, क्योंकि एंड गेम में हमेशा डायरेक्टली म्यूनियर उसके हाथ हम दे देंगे तो ये सवाल निकल के जरूर आएगा। और वो इसलिए क्योंकि कैप्टन ने बग्गी को बचाने के लिए पता नहीं कितनी बार झूठ बोला एंड कितनी सारी बातें छुपाई हैं और यही चीज कैप्टन को म्यूनियर होल्डर नहीं बनाती और एक्चुअली में ये वाली बात किसी ने उठा ली तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा और इसी वजह से इस वाले सीन को कैंसिल किया जा रहा था। बट फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस वाले सीन को देखते हुए कैप्टन को ऑलमोस्ट म्यूनियर होल्ड करा ही दिया और वो इसलिए क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर के कहने पर हर अवेंजर्स म्यूनियर को उठाने के लिए ट्राई कर रहा था जिसमें हर कोई फेल हो गया था, बट कैप्टन ही वो इकलौता था जिसने म्यूनियर को ऑलमोस्ट हिला ही दिया था। और ये चीज देखकर थॉर की स्माइल गायब हो गई, जिससे वहाँ पर सबको यही लगा था कि कैप्टन वर्दी तो है बट उतना वर्दी नहीं है जितना वो म्यूनियर होल्ड कर सके, बट ये सच था ही नहीं। और मार्वल मेकर्स ने बताया था कि कैप्टन के स्टार्टिंग के कुछ फेजेस को छोड़कर कैप्टन हमेशा से ही वर्दी था और ये चीज हम एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखा देते तो यहाँ पर थॉर का कैरेक्टर ऑलमोस्ट गायब हो जाता, क्योंकि एक्चुअली में हमारे पास वो कैरेक्टर आ जाता जो कि एक सच्चाई की मूर्ति और म्यूनियर भी उठा सकता था। यहाँ पर थॉर को शायद इग्नोर या साइड लाइन होना पड़ता और इसी रीजन की वजह से एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन ने म्यूनियर को लिफ्ट नहीं करा। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ जो कि कैप्टन से कनेक्टेड बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कैप्टन कभी म्यूनियर उठाने के लिए वर्दी था ही नहीं या कैप्टन म्यूनियर उठाने के लिए वर्दी था ये चीज कभी डिसाइड होगी ही नहीं। क्योंकि चलो मान लेते कि कैप्टन ने अपने हर गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया एंड सभी को एक्सप्रेस कर दिया, बट यहाँ पर टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की डेथ को वो किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा एंड किस तरीके से सबको बताएगा कि हाँ उनकी डेथ एकदम सही थी। तो मेरे हिसाब से ये वाली बात कैप्टन को म्यूनियर होल्डर बनाती ही नहीं है, बट मार्वल ने एक्चुअली में कैप्टन को म्यूनियर होल्डर बना ही दिया। और इन सभी चीजों को हम साइड रख भी दे तो वो चीज हमें एक्चुअली में याद आती है जब कैप्टन ने म्यूनियर को उठाया था एंड थिएटर्स में किस तरीके से सीटी एंड तालियां बजी थी, जो कि एक्चुअली मार्वल का एक एपिक टू एपिक सीन बन गया था। और सुपर हीरोज इंडस्ट्री में इस तरीके का सीन हजारों मूवीज करने के बाद या फिर हजारों में से एक मूवीज में आता है, जो कि एंड गेम में कैप्टन ने अचीव कर लिया था। और इसी के साथ तुम यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन भी कर सकते हो कि कैप्टन के इस वाले सीन को स्क्रिप्ट से हटा दिया जाता या फिर कैप्टन की जगह यहाँ पे कोई और कैरेक्टर होता तो क्या ये सीन हमारे दिमाग में इसी तरीके से होता या फिर थिएटर्स में जिस तरीके से सीटियां या तालियां बजी थी क्या वो सच में हो पाती? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताना। तो इसके बाद बात करते हैं हॉकाई के बारे में। तो देखो हॉकाई एंड गेम में इकलौता ऐसा कैरेक्टर था जिसको सबने इग्नोर कर दिया, बट तुम यहाँ पर ये भी मत बोलो कि हॉकाई वो कैरेक्टर था जो कि एंड गेम में सबसे ज्यादा डीप एंड पेन में था, क्योंकि एंड गेम की स्टार्टिंग वहां से होती है जहाँ पर हॉकाई अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे था, बट वहीं स्नैप हो जाता और एक एक करके उसकी फैमिली उसी की आंखों के सामने गायब हो जाती है, मतलब डस्ट बनना स्टार्ट हो जाते और हॉकाई वहाँ कुछ नहीं कर सकता है। बट एंड गेम में हॉकाई का ये वाला सीन मतलब फैमिली वाला सीन ऐसे था ही नहीं, मतलब उसकी फैमिली डस्ट तो होती बट सारी फैमिली नहीं, बल्कि वहाँ पर उसकी एक डॉटर बसती जिसको वो एरो चलाना सिखा रहा था, जिससे हॉकाई इसी डॉटर को एंड गेम बैटल में लेके जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली तो वापस आ जाती है, बट एंड गेम बैटल में थेनोस की आर्मी के हाथों उसकी डॉटर मर जाती है, जिससे हॉकाई यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज था। मतलब पहले फैमिली आ गई उसका हैप्पी, बट एक्चुअली में डॉटर चली गई उसका सैडनेस, जिससे एंड गेम में जो सबसे ज्यादा सैड था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा सैड था वो एक्चुअली में हॉकाई था। तो इसके बाद अब बात करते हैं नताशा के बारे में। तो देखो नताशा के बारे में हम सबको पता है कि वो एंड गेम में हॉकाई से फाइट करने के बाद अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, बट एंड गेम में ये सीन ऐसा था ही नहीं, बल्कि ये सीन एंड गेम का सबसे सिंपल सीन होने वाला था, बट नहीं हुआ। एक्चुअली में सीन इस तरीके से होने वाला था कि नताशा और हॉकाई सोल स्टोन लेने के लिए जाते हैं, जिससे वहां पर उन्हें रेड स्कल मिलता है, जिससे उससे बातें करते और उससे बातें करने के बाद रेड स्कल बताता है कि सोल के बदले सोल और तभी तुम्हें सोल स्टोन मिलेगा, जैसे वहां पर नताशा बिना सोचे समझे एक्चुअली में छलांग लगा देती है और वहां पर कभी हॉकाई और नताशा की फाइट तो थी ही नहीं, मतलब हुई ही नहीं थी। इस तरीके का सीन ऐड होने वाला था, बट जब इस सीन को शूट किया गया तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और इमोशनल चीज़ें नहीं आ रही थी और इसी वजह से वहाँ पर हॉकाई एंड नताशा की फाइट को ऐड करा गया और इसी वजह से ये सीन इतना इमोशनल बना। तो इसके बाद अब बात करते हैं एंड गेम के टाइम ट्रैवल एंड टाइम मशीन के बारे में। तो देखो एंड गेम में टाइम ट्रैवल होने वाला था वो तो कन्फर्म था, बट इस तरीके से होने वाला था ये कन्फर्म नहीं था, क्योंकि मार्वल ने टाइम ट्रैवल ही नहीं करा, बल्कि मार्वल ने अपनी हर एक उस मूवी को रिप्रेजेंट कर दिया जो कि मार्वल की आइकॉनिक मूवीज थी।
और ये चीज ओरिजिनल एंड गेम की स्क्रिप्ट में था ही नहीं, क्योंकि एंड गेम में ये था कि तुम्हें पास्ट में जाना और स्टोन्स को जस्ट लाइक चुरा के वापस आ जाना है, ना तुम्हें वहाँ रुकना है, ना वहाँ पर कुछ क्रिएट करना है, और तुम किसी की नजर में भी आ जाती हो तब भी तुम्हें वहाँ से वापस आना है। बट केविन फाइगी ने रूसो ब्रदर्स से बात कर सब कुछ चेंज कर दिया, और फिर एक्चुअली में एंड गेम मूवीज में हमें वो दिखाया जो कि फैंस दोबारा से देखना चाह रहे थे, चाहे वो टोनी और उसके फादर का मीटअप ही क्यों ना हो, क्योंककि टोनी स्टार्क अपने फादर को देखते ही वहाँ पर नर्वस हो जाता, और ये चीज एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि टोनी अपने फादर से प्यार तो करता था, बट ये चीज उसे तब रियलाइज हुई जब उसके फादर उसे गुड बाय बोलकर जा चुके थे। बट टोनी अपने फादर से दोबारा मिला, ये टोनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि हम सब फैंस के लिए भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टोनी अपने फादर को पसंद तो करता था, बट एक्चुअली में ये चीज उसको कभी एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि टोनी अपने फादर को हमेशा यही समझता था कि वो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है और अपनी फैमिली से कभी प्यार करते ही नहीं है। बट जब टोनी ने अपने फादर से बात करी तो ये चीज पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है, क्योंकि टोनी के फादर अपनी बेबी को लेकर, जो कि एक्चुअली में पैदा भी नहीं हुआ था, उसको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे, जिससे वो चाह रहे थे या फिर सोच रहे थे कि मैं कभी अच्छा बाप बनूंगा या नहीं। ये चीज उन्होंने एक ऐसे इंसान से डिस्कस करी जिसको वो कभी जानते ही नहीं थे, एंड यही चीज बताती है कि टोनी स्टार्क के फादर कितना नर्वस थे, और टोनी के साथ इसी टाइप का कनेक्शन मार्वल फैंस देखना चाह रहे थे। तो इसके बाद अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस की फाइट के बारे में, और ये एंड गेम में जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस की मैजिकल और इतनी स्ट्रॉन्ग फाइट दिखाई गई थी, वो कभी ओरिजिनल एंड गेम की स्क्रिप्ट में थी ही नहीं, क्योंकि एंड गेम की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस की फाइट एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार होने वाली थी, जिसमें पहली फाइट होने वाली थी थेनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस को पेल देते हैं, और फिर उसके बाद थेनोस अपना बदला लेने आता है डॉक्टर स्ट्रेंज से इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, जहाँ पर थेनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को पेल देता है। बट फिर भी इन 2 कैरेक्टर्स में 2 बार फाइट होने के बाद भी इनफ नहीं थी, बल्कि एक बार और होती है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस इक्वली पावरफुल थे, जो कि जस्ट लाइक एंड गेम की तरह, जो कि हमें एंड गेम में दिखाया गया था, जहाँ पर थेनोस जीतता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली में उनके पास टाइम स्टोन नहीं था, इस वजह से वो बीट हो जाते हैं, और थेनोस थर्ड वाली फाइट में इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ब्रूटल हो जाता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के बाद वहाँ पर किल कर देता, और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का पछता साफ। बट ये तीनों फाइट सीन्स इसलिए ऐड नहीं किए गए क्योंकि इसे देखकर मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले हारा वो जीत गया, फिर दूसरा हारा वो जीत गया। ये चीज एक्चुअली में फैंस को अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि फैंस को अट्रैक्ट कर दिया इक्वल फाइट या फिर इक्वल क्वालिटी, जो कि हमें एंड गेम में देखने के लिए मिली थी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उस टाइम पर इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे, बट थेनोस के पास थे, और इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली में अपनी पावरफुल टू पावरफुल वर्जन का इस्तेमाल कर रहे थे, बट थेनोस वहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज से डरते हुए फाइट कर रहा था, और यही चीज थी जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस की फाइट एक आइकॉनिक फाइट बनी। तो इसके बाद अब बात करते हैं उस सीन के बारे में जिससे एंड गेम मूवी एक्चुअली में एंड गेम मूवी बनी, एंड वो सीन है फाइनल बैटल का सीन, जहाँ पर कैप्टन खड़ा है एंड कैप्टन के कान में आवाज आती है मार्क योर लेफ्ट, जिसमें कैप्टन पीछे मुड़ के देखता है एंड पोर्टल्स खुले हुए एंड सभी एवेंजर्स कैप्टन का साथ देने के लिए आ रहे हैं। बट ओरिजिनल एंड गेम की स्क्रिप्ट में पोर्टल वाला सीन, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का ये पोर्टल वाला सीन कभी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को थेनोस टपका देता और उसके बाद हर एवेंजर्स वहीं फंसा रहता है जहाँ पर वो मरा था, और वो कभी एंड गेम में आ ही नहीं पाता। एंड आते जरूर हैं, बट वो आते हैं स्पेसशिप या किसी और चीज का सहारा लेके, एंड वहाँ पर जैसे वो आते हैं 1 by 1 वो डेथ होती जाती है। मतलब कभी भी एवेंजर्स एंड गेम में थेनोस के ऊपर हावी नहीं होते, क्योंकि थेनोस की आर्मी एक साथ आई थी और अवेंजर्स की जो आर्मी थी वो 1 by 1 आ रही थी, और अवेंजर्स एक्चुअली में यहाँ पर वीक थे। बट इस चीज को चेंज करके पोर्टल वाला सीन ऐड किया गया है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को प्योरिटी दी गई, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इकलौता वो कैरेक्टर था जो कि किसी भी कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता था, एंड यही चीज थी जो कि पोर्टल में इंपॉर्टेंट थी। और फिर पोर्टल खुलने के बाद जितने भी सुपरहीरो जहाँ कहीं भी थे वो एक्चुअली में एंड बैटल में आ जाते हैं थेनोस से फाइट करने के लिए। और फिर इसके बाद आता है कैप्टन का आइकॉनिक डायलॉग, और इसी के बाद अवेंजर्स साथ में फाइट करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद क्या हुआ वो सब हम सबको पता ही है। तो देखो ये सारी चीजें वो चीजें हैं जिनको ओरिजिनल एंड गेम मूवी में कभी ऐड ही नहीं किया गया, मतलब ये डस्टबिन में जाने वाली थी, बट कुछ रीजंस की वजह से इनको सिलेक्ट किया गया, और उसके बाद जो मूवी निकल कर आई है वो बनी एंड गेम। एंड एंड गेम मूवी किस तरीके की है वो हम सबको पता ही है, जो कि मार्वल हिस्ट्री की सबसे एपिक टू आइकॉनिक मूवी है। और देखो जो चीज मैंने आपको बताई है या फिर एक्सप्लेन करी है वो सारी चीजें वो चीजें जो कि एंड गेम में नहीं
होती तो एक्चुअली में एंड गेम मूवी किस तरीके की हो सकती थी, वो चीज आप इमेजिन कर सकते हो। तो यही तो वो सभी चीजें जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी एंड डिटेल में बताई। एंड फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी सीन को या फिर किसी भी चीज को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।